तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो पहला देखिए, नंबर 1, नल रिलेशन। नल रिलेशन, इसका नाम बहुत सारे हैं। और वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। अब इसका नाम ऐसा क्यों है उसका बताते हैं। कि माना लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, देन आपने पढ़ा होगा कि देखो फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है कि नहीं होता है। तो फाई जो है वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। और मैंने अभी पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बिकम्स अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो फाई जो है वो अब इस चीज में पार हो गया, क्योंकि फाई सबसेट होता है ए क्रॉस ए, एंड सो इट इज ए रिलेशन, एंड सो इट इज अ रिलेशन। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया होने के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस रिलेशन इज नोन एज, अब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो दिस रिलेशन इज नोन एज एन एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आप लिख लेना अपनी मर्जी से। दिस रिलेशन इज नोन एज नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका अब एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लेते हैं लेट फॉर एग्जांपल ए सेट को मैंने क्या लिया, सपोज करो ए सेट को ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये ले लिया। अब रिलेशन ऑन सेट ए है तो ए क्रॉस ए का सबसेट रहा होगा। तो मैंने आर एक रिलेशन अपनी मर्जी से बनाया है, और मैं कहती हूँ कि मुझे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर चाहिए सच दैट कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 12i, ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए। आप देखिए, अब यहाँ पर अगर उस रिलेशन में मैं एलिमेंट देखने जाऊंगी कि किन दो एलिमेंट का डिफरेंस 12 आता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस सेट में मैक्सिमम एलिमेंट जो है, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू वो 5 की है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 की है। अगर मैं इन दोनों का भी डिफरेंस निकालूं तो वो 4 तक पहुंच पाता है। तो इसका मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सच दैट ए माइनस बी क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो इसका मतलब इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो एक और दे देते हैं। मैंने एक सेट ए को लिया, किसको लिया, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स किसका, ऑफ अ बॉयज स्कूल, मतलब मैंने एक स्कूल लिया बॉयज स्कूल, तो उसके जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेट ए के अंदर उठा लिए हैं। अब मैं आर एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ किस टाइप से, कि वो ए बी सच दैट के ए इज अ सिस्टर ऑफ बी ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब आप ये बताइए कि क्या इस रिलेशन में कोई एलिमेंट जाएगा, वो स्कूल बॉयज स्कूल है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी बच्चा जो है वो किसी की सिस्टर नहीं हो सकती। वो बॉयज ब्रदर तो हो सकता है लेकिन सिस्टर नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। समझ में आया, मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन इस रिलेशन के पास ए क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा। That's why this relation is known as empty relation. Next is second जो है वो second क्या पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो अगर मेरे पास लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट। अब आप बताइए कि देन ए क्रॉस ए खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है कि नहीं होता। ये हमने पढ़ रखा है कि दो जो सेट होते हैं ना वो हमेशा सबसेट होते हैं। जैसे एक तो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, एक खुद सेट अपना सबसेट होता है। तो ये कहेगा कि देन ए क्रॉस ए जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है,
और अगर ये सबसेट है तो इसमें रिलेशन बनने की ताकत है। तो इसका मतलब सो, इसलिए हम लिखेंगे कि सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, इट इज अ रिलेशन ऑन ए, क्योंकि ये सबसेट बन चुका है क्रॉस ए का। तो दिस रिलेशन इज नोन एज, इस टाइप का कोई रिलेशन होता है, दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब पूरा का पूरा सेट आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी सेट का देख लेते हैं। अगर मैंने ए को 1 2 3 4 5 यही ले लिया, तो मैं अगर कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन करूं कि वो सभी ए बी ले लीजिए सच दैट कि ए माइनस बी का मोड, मतलब जब मैं दो एलिमेंट का डिफरेंस निकालूं और उसका मोड करूं तो वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, तो आप बताइए कि हमें पता ही है कि दो एलिमेंट का डिफरेंस, जैसे ये सेट है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास इनमें से किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा, अगर हम हर एलिमेंट का अपने साथ निकाल देंगे तो आप बताओ कि, लेकिन जब मैं मोड ले लूंगी तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हर दो एलिमेंट के डिफरेंस का मोड या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो इस कंडीशन को तो ए क्रॉस ए का हर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो आर है वो कैसा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। एनी डाउट? ठीक है, ओके। अब हम बड़े इंटरेस्टिंग दो रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए क्या कि थर्ड रिलेशन मैं पढ़ा रही हूँ आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ा रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो देखो, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, देन a relation R on set A, a relation R on set A is said to be an identity relation, is said to be an identity relation, an identity relation if R equal to, अब देखिए, A such that A belongs to A, right? तो ये कहता है कि कोई भी रिलेशन ऑन सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा अगर उसके अंदर ए सिर्फ हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, दैट इज कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब कि सेट ए के पास अगर देखो 1 2 3 एलिमेंट है, अगर सेट ए के पास 1 2 3 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो रिलेशन आर कौन कौन से एलिमेंट लेगा? कहा ना मैंने कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, उसे केवल अपने आप पर ही मैप होना है। तो यहाँ पर अपने आप पर मैप होना, तो सेट ए के अंदर 1 है तो ये क्या लेगा रिलेशन 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। तो ये जो रिलेशन होगा ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, राइट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अब फिर से वही कि a रिलेशन मतलब लेट ए बी एनी सेट, ये आप खुद लिख लीजिएगा। a रिलेशन R on set A, a रिलेशन R on set A is said to be reflexive if and only if for all A belongs to A implies A belongs to R। मतलब अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने ऊपर भी यही तो लिखा है कि R इज इक्वल टू ए सच दैट A बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जितने भी A में एलिमेंट हैं A बिलोंग्स टू R। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव?
क्या जरूरत थी, जब हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ ही लिया है तो ऐसा रिफ्लेक्सिव की क्या जरूरत पड़ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। मतलब रिफ्लेक्सिव कहता है कि जितने भी ए के पास एलिमेंट है ए तो आर में आए, वो तो उसको चाहिए ही चाहिए। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है कि एक आधा कुछ और देना चाहो तो दे सकते हो, जबकि आइडेंटिटी में ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो कहता है ए में बिलोंग करे, तो उसने आर को प्रॉपर लिखा है कि आर में सिर्फ ए ही जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहता है कि मुझे तो ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा आपकी मर्जी है कि उस रिलेशन में कुछ और लिख दो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए के पास ऊपर लिखा मैंने 1 2 3 और कोई रिलेशन मेरे पास इस टाइप का है 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3, तो ये मैंने एक रिलेशन लिखा। अब आप देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव की शर्त पर पूरा उतरता है। यस, उसने कहा कि जितने भी ए के पास एलिमेंट है ए आर में जरूर होने चाहिए। तो 1 1 1 1 है भाई, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा मैंने 2 एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ज्यादा लिख रखे हैं, बस मेरी शर्त यह है कि ये कंडीशन जरूर होल्ड होनी चाहिए कि सेट ए के एलिमेंट खुद से खुद पर मैप जरूर होने चाहिए। तो इसका मतलब जब रिलेशन है तो 1 1 1 3 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हो या ना हो, लेकिन ये जरूर होने चाहिए। तो ये तीनों मैंने इसमें लिख रखे हैं, तो ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट सीख सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? सोच के बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर जो आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास बस यही 3 एलिमेंट होने चाहिए थे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। तो इसी पर एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि इज आइडेंटिटी रिलेशन a reflexive relation or not? A reflexive relation or not? ठीक है, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव की पूरी कंडीशन को होल्ड करता है कि जितने भी सेट के पास एलिमेंट है ए आर में आएगा। तो आंसर हुआ यस। अब दूसरा क्वेश्चन के इज reflexive relation on set A is an identity relation? Is an identity relation? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो आप कहोगे कि मे और मे नॉट बी। आंसर इज मे और मे नॉट बी। Why may और may not be? Because देखिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर कंडीशन है कि वो इनको एलिमेंटों को रखेगा, ए को तो रखेगा, लेकिन फालतू भी आ सकते हैं, जबकि आइडेंटिटी इस चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो ए के अलावा और किसी को लेगा ही नहीं। तो जब जब रिफ्लेक्सिव केवल इन्हीं एलिमेंट को लेगा तब तक तो वो आइडेंटिटी बनेगा, लेकिन इसके अलावा जब भी वो फालतू एलिमेंट ले लेगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इज मे और मे नॉट बी। कभी कभी हम भैया आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे और कभी कभी हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेंगे। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं कुछ। अब है नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ओके, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? अ रिलेशन आर on set A is said to be
a symmetric relation is said to be a symmetric relation if and only if, मतलब अगर कोई ए बी आर में है implies that, तो बी ए को भी आर में आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मतलब समझिए ये क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी रिलेशन में आप ए बी ले रहे हो, मतलब ए अगर बी पर मैप हो तो बी ए पर जरूर मैप हो, अगर ऐसा होगा तो हम सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, एल्स सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, मतलब मेरे पास देखो ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर जितनी भी लाइन जैसे ये इस टाइप से ये वर्टिकल लाइन, दिस 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 दिस, इस टाइप से ढेर सारी लाइनें ले ली मैंने इस टाइप से। तो ये कहता है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस कंटेनिंग इन अ प्लेन, तो एक प्लेन के ऊपर अनकाउंटेबल जो है लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन ली है मैंने, और आर के पास आर रिलेशन में मैंने उन दो लाइन का पेयर बनाया। क्या किन किन दो लाइनों का, L1 और L2, नहीं यहाँ L1 L2 लिखेंगे तो स्पेशल हो जाएगा, किसी और से डिनोट कर देते हैं एक्स वाई से, सच दैट कि x बिलोंग्स टू दिस a और y बिलोंग्स टू दिस, सच दैट x इज परपेंडिकुलर टू y। ओके, मैंने इस रिलेशन में हर उन दो लाइनों का पेयर बनाया जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक और नॉट? तो आप ही बताइए कि अगर मैंने इस प्लेन के ऊपर कोई दो लाइनें, तो ये L1 ले ली और ये L2 ले ली, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है और L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी नहीं है कि वही परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई L1 L2 बिलोंग करता है तो वो किस कंडीशन को होल्ड करता है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन ऑफ कोर्स क्या हो गया हमारे पास है, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो अब एक और देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट को मैंने 1 2 3 लिया, आर एक रिलेशन लिया मैंने 1 2 2 3 3 1 1 3 और 3 2, ये वाला रिलेशन लिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखिए इसके पास 1 2 है, 1 2 है, तो इसके पास क्या होना चाहिए था, 2 1 होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक बनेगा तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन इसके पास 2 1 कहीं भी नहीं है, तो ये रिलेशन आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। देखो जबकि 2 3 का उल्टा 3 2 है, 3 1 का उल्टा 1 3 भी है, लेकिन एक ही एलिमेंट की वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो आप रीजन लिख सकते हैं कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R but 2 1 is not belongs to R, that's why this relation is not symmetric relation। I think क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसे कहते हैं कि R is a relation R on set A to set B is said to be transitive relation, is said to be a ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। अब देखना इफ एंड ओनली इफ, अगर ए बी आर में आए एंड बी सी आर में आए तो दिस एम्प्लाइज ए सी जो है वो आर में जरूर आए। अगर ऐसी कंडीशन को होल्ड कर पा रहा है कोई रिलेशन तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब ध्यान से सुनिए कि
एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ओहो ये टू सेट भी नहीं भाई, a relation R on set A is said to be transitive relation on A if and only if AB belongs to R and BC belongs to R। मतलब उस रिलेशन में एक तो AB है और फिर BC भी है, अगर ये दोनों एलिमेंट हैं तो उसके पास AC पर जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि ये A एलिमेंट है, ये B एलिमेंट है, ये C एलिमेंट है, तो ये कहता है कि ए बी पर मैप हो रहा है, बी सी पर मैप हो रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि अगर आपके पास इस टाइप से मैपिंग हो रही है तो ए सी पर जरूर जाए, राइट। तो ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब इस डेफिनेशन को मोस्टली मैंने कई बच्चों से गलत भी पढ़ते हुए देखा, उनको बस समझ में इतना आता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक रिलेशन है आर, सपोज करो सेट यही है और इस रिलेशन के आप ऊपर ये डिफाइन है 1 3, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए सपोज करो मैंने ये 2 से ही बनाया और मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो आप बताइए जरा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। यस इट इज ट्रांजिटिव। आप कहेंगे कैसे? आप देखो मैंने कंडीशन क्या दी कि इफ ए बी पर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए बी पर मैप हो और अगर बी सी पर मैप हो तो ए सी पर जरूर मैप हो। अब यहाँ पर 1 2 पर मैप हुआ लेकिन 2 कहीं मैप हुआ ही नहीं, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 2 पर जाकर रह गया। इसी टाइप से 1 3 पर गया लेकिन उसके बाद 3 कहीं मैप हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन मतलब यहाँ देखा करो कि अगर ये दोनों हैं, ऐसा है तो ऐसा जरूर होना चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन सिर्फ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ ही नहीं तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, राइट। तो बड़ी गहराई से समझनी चाहिए डेफिनेशन को जब आप पढ़ें कि इसका मीनिंग क्या बनता है। बहुत बच्चे बस उसको ऐसे पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, जब आप गहराई से पढ़ते हैं तब उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो देखो R इज इक्वल टू 1 2 1 3, इसका मतलब 1 2 पर गया और उसके बाद 2 कहीं गया नहीं। अगर यहाँ से 2 सपोज करिए 3 पर जाता तब आपके पास 1 3 जरूर होना चाहिए था और 1 3 है आपके पास यहाँ पर। अब इसमें भी कोई बच्चे गलती कर देते हैं, उसके बाद उन बच्चों को ऐसे और पढ़ना चाहिए कि ये एलिमेंट यहाँ गया, ये एलिमेंट यहाँ गया, तो इस पर ये उल्टा भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये 1 3 पर गया, 3 कहीं गया कि नहीं गया, तो ये ढंग से पढ़ना चाहिए। तो दिस रिलेशन इज, ये अभी भी अब ये फिर से ट्रांजिटिव बन गया, 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, तो 1 3 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखो जब मैं इसको चेक करूंगी कि 1 3 पर गया लेकिन 3 कहीं गया ही नहीं, 2 3 पर गया फिर 3 कहीं गया ही नहीं, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। और अब हमारे लास्ट डेफिनेशन रहती है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A relation R on set A is said to be anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation is said to be an anti-symmetric relation if and only if। अब देखो इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिक के आगे क्या लगा है? एंटी सिमेट्रिक। तो देखो उसे आप पता चलेगा इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लॉय एंड बी ए बिलोंग्स टू आर implies A equal to B for all A B belongs to A। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक तब बनेगा अगर उस रिलेशन में ए बी अगर आर में है और बी ए भी आर में है, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी होना चाहिए जितने भी ए बी ए में बिलोंग करता है। मतलब क्या कह रहे हो
कि अगर ए बी और बी ए किसी रिलेशन में दोनों में आ रहे हैं तो वो केवल तभी होना चाहिए जब ए इक्वल टू बी हो। तो दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि इफ, इसका मतलब कि अगर ए बी आर में आ रहा हो, दैट इज इफ ए बी आर में आए तो दिस एम्प्लाइज बी ए आर में नहीं आए। कब नहीं आए? व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये आपकी शर्त है, समझ आया? क्योंकि अगर ए बी आर में आया है तो, अरे यार ये ब्लैक, ठीक है, अगर ए बी आर में आया है और बी ए आर में आया तो बी ए मतलब अगर आर में आएगा तो पक्का ए को बी के इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन जब ए और बी डिस्टिंक्ट होंगे तो आप बताइए कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि ए और बी डिस्टिंक्ट है? तो हम ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे कभी भी। इसका मतलब वो अंदरूनी तौर पे क्या चाहता है कि अगर ए बी उसमें है और ए और बी डिस्टिंक्ट है तो बी ए आपको हटा देना उस रिलेशन में से, राइट? अगर इक्वल है तो फिर चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास 1 2 3, तो और आर एक मैं रिलेशन लिख रही हूँ 1 2। तो आप बताइए अगर मैं इसमें 2 1 लिखूंगी ना तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि 2 को 1 के इक्वल होना पड़ेगा, और 2 1 के इक्वल होता नहीं है। तो इसकी मतलब है कि मुझे ये चीज जो ये एलिमेंट है इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन में 2 1 कभी नहीं आएगा। क्या यहाँ पर 1 1 आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है कि 1 1, वह इसका रेसिप्रोकल भी, अगर हम इसका रिवर्स भी लिखेंगे इनवर्स करके तो 1 1 ही आएगा और 1 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक ये परमिशन तो देता है कि सेम एलिमेंट सेम पर मैप हो, लेकिन ये कभी नहीं देता कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो आपको उसको रिवर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं इसमें गलती से 3 2 लिख देती हूँ तो एंटी सिमेट्रिक भाग जाएगा, क्योंकि मुझे 2 को 3 के इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहता है कि अगर ए बी आर में आए तो बी ए आर में कभी ना आए अगर ए बी के इक्वल नहीं हो तो दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। और बनाइए एक और था, सपोज करो 3 2 1 3 2 2, इसका रिवर्स नहीं लिख सकते, 1 3 2 1, दैट्स ऑल। तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। अब देखिए 3 2 है तो 2 3 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 2 है तो 2 2 का रिवर्स तो 2 2 होगा और यहाँ 2 2 के इक्वल भी है, 2 1 है तो 1 2 नहीं है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ तक आपके सारे जो 7 रिलेशन है 12th क्लास में, हालांकि रिलेशन और भी होते हैं आगे जाके, अभी एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी आएगा लेकिन वो कंबाइन करने के बाद आएगा, ठीक है? तो चलो इसी में बता देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on set A is said to be an equivalence relation on A। अब देखना इसकी खूबसूरती। If R is symmetric, R is reflexive, symmetric और थर्ड ट्रांजिटिव। तीनों ही मैंने पढ़ाए हुए हैं। रिफ्लेक्सिव तुम्हें पता है, सिमेट्रिक पता है और ट्रांजिटिव भी पता है। अगर ये कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो ऐसे रिलेशन का नाम हम क्या रख देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? तो यहाँ तक सारे रिलेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट?